गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण और जनसत्ता का जो राष्ट्रीय संस्करण का जो संपादकीय होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है आपके एग्ज़ाम में, जब आप डिबेट करते हो किसी ऐसे लोगों से जो जानकार हो किसी ऐसे मुद्दे पे। तो दोस्तों, उस समय हमें महसूस होता है कि चीज़ों को जड़ से जानने की बहुत आवश्यकता है। और हमारे परिवेश में, परिदृश्य में, देश विदेश में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उससे करंट से रिलेटेड कितना महत्वपूर्ण है किसी भी घटना को जानना। तो दोस्तों, जिस तरह से मैं 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि अगर आप डेयरी फार्म के लिए मुझे कोई ओपिनियन दे सकें, सजेस्ट करें तो ज़रूर दीजिएगा। तो तमाम लोगों ने बहुत अच्छा भी लगा। जैसे अनुराग मोद जी हैं, रूपम कुमारी हैं, नागर एकेडमी है, ठीक है, रवि जी हैं, नीतीश जी हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी थी। अच्छा भी लगा। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं। सबसे पहले उन वाक्यों की तरफ चलते हैं जिनमें क्षमता व कुवत होती है कि हमें और आपको मोटिवेट कर सके। यह आत्मविश्वास सफलता का पहला रहस्य है। याद रखिएगा, कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, यदि आपके अंदर विल पावर नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, ठीक है, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, क्योंकि जो काम करना है, जिन समस्याओं को फेस करना है, आपको करना है, यदि आपके पास ही आत्मविश्वास नहीं है तो आप मतलब किसके भरोसे चीज़ों को छोड़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को जीतिएगा कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो ये आत्मविश्वास आपका होना चाहिए। यदि आत्मविश्वास आपका जैसे ही डगमगाया, जैसे लड़खड़ाया, उसके बाद समझ लीजिए आपके जो गोल हैं, जो भी आपकी सोच थी जहाँ पहुँचने की, जिसे पाने की, वो आपके धराशायी हो जाएंगे। सो अब बात करेंगे अंततः किसानों को मिली आज़ादी। देखेंगे अच्छे से जो आज का कंटेंट है कि किससे आज़ादी मिली, ठीक है। इसे लिखा है मुप्पवरप्पू वैकेया नायडू। सो इनको तो जानते ही होंगे आप, अच्छे से दिखा दें आपको। लेखक उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो चीज़ें मज़ेदार होने वाली हैं। और ये जो कंटेंट होगा, सीरियसली बताते हैं, जो फिगर फैक्ट होगा ज़्यादातर रेलिवेंट होगा, क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति जी सारी चीज़ों को प्रचारित करेंगे। यहाँ पे लिखा, आज भारत विभिन्न कृषि और कृषि संबंधी उत्पादों का अग्रणी उत्पादक है। इनमें से कुछ उत्पादों का तो निर्यातक भी है। यह तमाम अनिश्चितताओं के बीच किसानों की अथक श्रम का फल है। हमारे किसान भगवान कृष्ण के निष्काम कर्म के उस आदर्श को वास्तव में चरितार्थ करते हैं जो उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया था। फल की इच्छा से मुक्त कर्म करो। वे दिन रात, जाड़ा गर्मी, बारिश सूखे, पर्याप्त आमदनी होगी या नहीं, इन सबको चिंता से निष्क्रिय रहकर अथक श्रम करते हैं, लेकिन उन्हें अपने इस श्रम का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा से मुझे महसूस होता है, आप लोगों को भी करना चाहिए। दुनिया भर में जितने भी कंपनी वाले हैं, कारोबारी हैं, उनको खुद अधिकार है कि अपने कम्युनिटी, अपने प्रोडक्ट का जो है मूल्य निर्धारण करने की उन्हें लिबर्टी है, आज़ादी है। पर किसान ही है जो दुनिया का सबसे बहुमूल्य उत्पाद उत्पादित करता है। यदि जिस उत्पाद को किसी को न दिया जाए तो शायद वो जिंदा ही नहीं रहेगा, मर जाएगा, ठीक है, शरीर में उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। पर दोस्तों, वो अपने एक एक पसीना कहें या फिर खून कहें, अपने पसीने और खून से वो सींचता है फसलों को। उसके बाद इतनी अथक मेहनत के बाद वो फसलों को जो उत्पादित कर देता है, तो उसके बाद देख सकते हैं किस प्रकार से बिचौलिया के उसके अनाजों की मतलब लूट-पाट करते हैं। उसे इतना तक अधिकार नहीं है कि वो अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारित कर पाए। या तो राज्य सरकार करेगी या तो केंद्र सरकार। इन लोगों के करने के बाद भी किस प्रकार से बिचौलिए पहुँचेंगे और जो एक्चुअल में होना चाहिए वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। आपने देखा भी होगा, जब हम बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको आप एमएसपी कहते हैं, रहेगा कुछ, बेचेंगे कुछ। तो ये जब तक आप इससे संबंधित पैनल नहीं बनाएंगे तब तक ये ऐसे ही होते रहेगा। कहाँ गया?
किसान का बेटा होने के कारण मैं किसानों की अनेक चुनौतीपूर्ण कठिनाइयों का स्वयं साक्षी रहा हूँ। यदि हमारी अर्थव्यवस्था के किसी एक वर्ग को अपना व्यवसाय करने के संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा गया तो वे किसान हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकारों पर विवेकपूर्ण सीमाएं और बंधन लगाने का प्रावधान है, लेकिन हमारे किसानों पर तो अन्यायपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्हें अपने पड़ोस में भी अपने कृषि उत्पाद को बेचने का हक नहीं। खेती से उनकी आमदनी बाजार बिचौलियों और साहूकारों की कृपा पर निर्भर है। किसान द्वारा कमाए हर एक रुपये पर पूरी आपूर्ति श्रृंखला के एक अन्य खिलाड़ियों द्वारा उससे कई गुना लाभ कमाया जाता है। आपको बता दें, ये जो बोलते हैं नूडल्स है, चाउमीन है, फलाना है, ये किसानों के उत्पाद को लेते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से आकार दे देते हैं, थोड़ा सा कुछ टेस्ट वेस्ट मिला देते हैं, जो कि किसान भी कर सकता है अगर किसान के पास उस टेक्नोलॉजी होती। सोचिए 10-10 रुपये का, 20-20 रुपये का वही फिर नूडल्स बेचते हैं। ठीक है, किसानों से व्यापक स्तर पर ले लेंगे, उसके बाद उसी गेहूं को आटे का रूप दे के बोरे में पॉलीथीन में पैक करके 200 300 रुपये दे के बेचेंगे, और जो आपको मिल सकता है किसानों के पास अच्छे और उचित दाम में, नहीं पर आप कंपनी और ब्रांड के पीछे भागेंगे और आप भूल जाते हैं कि इन्हीं ब्रांड और कंपनी के चक्कर में उसमें तमाम तरह के केमिकल का मिलावट होता है, जिसके बाद आपका स्वास्थ्य बुरी तरह खराब हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति महोदया, आपकी बातों से हम सहमत हैं, पर आपने यहाँ पे जिस तरह से चीज़ों को बारीकी से लिखा है, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। पर इनकी समस्याओं का निवारण के लिए कौन जिम्मेदारी उठाएगा? क्योंकि आप जैसा व्यक्ति यदि इस पद पर रहकर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके निवारण के लिए आपने कभी किया या कुछ नहीं किया, तो आप वो बातें लिखते हैं तो अच्छा होता कि अभी आपने क्या किया। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो समाज में व्याप्त, हमें भी पता है, लोगों को पता है। ये देखिए लिखा है, कृषि उत्पाद की इस शोषणकारी बिक्री और खरीद की व्यवस्था में उत्पादक किसानों और उपभोक्ताओं दोनों का दोहन होता है। किसानों पर शोषणकारी बंधनों की जड़ें 1943 के अकाल, द्वितीय विश्व युद्ध, 1960 के दशक में पड़े सूखे और अनाज के संकट में हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और राज्यों की कृषि उत्पाद मंडी समिति अधिनियम कृषि उत्पाद बेचने के किसानों के विकल्पों को सीमित करते रहे। किसान बाजार में खरीदार की कृपा पर निर्भर होकर रह गया। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का मत रहा है कि किसान को अपने उत्पाद को अपनी इच्छा अनुसार बेचने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कोल्ड स्टोरेज, भंडारण और खराब हो सकने वाली वस्तुओं के लिए परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में देश को कृषि उत्पादों के लिए एक दक्ष और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में अभी समय लगेगा। किसान हमारे देश की खास सुरक्षा की नींव है और उन्होंने यह सुरक्षा अपनी कड़ी मेहनत से सुनिश्चित की है। मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने कोल्ड स्टोरेज भंडारण की बात की है, लाखों टन जो अनाज ऐसे ही ख़राब हो जाता है, कभी भीग जाता है तो कभी चूहों के द्वारा उसे गंदा कर दिया जाता है, कुतर दिया जाता है। सोचिए, यहाँ पर गरीबों को खाने के लिए रोटी चावल नहीं मिल रहा, वहाँ पे लाखों टन अनाज ख़राब हो जा रहा है। फिर उसी अनाज को भिगो कर लोग दारू बनाएंगे। मतलब अश्लीलता पूरी की जा रही है, पर किसानों को उसका मूल्य नहीं मिलने वाला। मैं आपको बता दूं, यदि किसान के पास ये अधिकार आज हो जाए कि वो जो भी फसल प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कीमत वो तय करेगा ना, तो शायद दुनिया में सबसे अमीर किसान होगा। उसके बाद जितने लोग व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, जो अन्य अन्य सेक्टर में लगे हुए हैं, कोई सोना उगाने में, कोई चांदी, कोई गाड़ी बनाने में ना, तो ये सारे काम ध्वस्त हो जाएंगे, सारे लोग अनाज ही उगाएंगे। और ये स्थितियाँ याद रखिएगा जब आप मतलब इंडस सिविलाइजेशन में जाइए, उन तमाम सिविलाइजेशन को पढ़िए। जब कृषि आधारित काम स्टार्ट होने लगा तो किस प्रकार से लोग उन तमाम कार्यों को छोड़ दिए जिसमें बहुत ज़्यादा क्षमता और जो चीज़ें सही नहीं मानी जाती थी। पहले क्या होता था, इंसान भी जानवरों की भांति था, अन्य जानवरों के ऊपर वह निर्भर था, उनको मारता था, उनका शिकार करता था, खाता था। पर जब जैसे उसे ज्ञान हुआ कृषि से संबंधित चीज़ों का, उसने सारी चीज़ों को छोड़ दिया। जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं था वो आगे भी आश्रित थे, वही करते रहे। पर जब इनके संपर्क में आए तो लोगों ने कहा, देखिए कितनी प्यारी व्यवस्था है, कितनी प्यारी सभ्यता है,
कि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सामाजिक है, यहाँ पे राजनीतिकरण है। आप पढ़िएगा इंडस वो सिंधु सभ्यता के बारे में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब सोचिए तकरीबन 2500 से 3000 साल पहले की ये घटना मैं बता रहा हूँ आपको। या तो पहले आप एक मोहनजोदाड़ो करके मूवी है जो सिंधु सभ्यता का एक शहर था, उसके बारे में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया कि उस समय 0% टेक्नोलॉजी था, ठीक है। और उस समय कई ऐसी सारी चीज़ें उन्हें ज्ञात नहीं थी, फिर भी आप जब देखेंगे वहाँ का समाज, वहाँ का राजनीति, वहाँ का जीवन स्तर, तो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। आज हम कृषि उत्पादन में अग्रणी हैं, लेकिन इसके बदले में किसानों को उनका हक नहीं मिला। इसके बावजूद किसानों ने कभी भी हड़ताल का सहारा नहीं लिया। देश की विषमताओं को देखते हुए उपभोक्ताओं का संरक्षण आवश्यक है, लेकिन क्या यह किसान की कीमत पर होना चाहिए? महोदया, मैं आपकी बातों को कोट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपको कुछ दिन पहले का वाक़या है। लॉकडाउन की वजह से जिस प्रकार से किसानों ने एक व्यापक संख्या में, चाहे वो फूल से संबंधित खेती रही हो, चाहे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ऐसी तमाम तरह की सब्जियों से रिलेटेड थी, जो पूरी तरह से उग गई थी, पर लॉकडाउन की वजह से उनका माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सका, क्योंकि पूरी तरह से चीज़ें लॉकडाउन हो गई थी बीच में, जब फर्स्ट और सेकंड फेज़ इम्प्लीमेंट हुआ था। और आप देखे होंगे वीडियो के सारे से किस प्रकार के लोग मूली में तरबूज खरबूज रोड पे फेंक रहे थे, उस पर ट्रैक्टर चलवा दिए। तो ये घटना दिल को झकझोर देती है। ये कितनी लागत और पसीने से उन्होंने फसलों को खड़ा किया, उसके बाद उनको इस चीज़ का सहारा लेना पड़ा। तो ये बहुत ही दुखदाई है। आपको इसके बारे में एक व्यापक योजना बनानी चाहिए थी। कुछ गाड़ियों को आप संचालित करते हैं, ट्रांसपोर्ट को, जिससे किसानों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उत्पादित फसल, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सके। भारत में कृषि नीतियों पर ICRIR और OECD द्वारा किए गए अध्ययन के सह लेखक और प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक गुलाटी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अध्ययन के अनुसार कृषि बाजार पर बंधनों के कारण किसानों पर छिपा हुआ कर लगता रहा है। 2001 से 2016-17 की अवधि में किसानों ने 45 लाख करोड़ कीमत का यह छिपा हुआ अंतर्निहित कर चुकाया, यानी 2.56 लाख करोड़ प्रति वर्ष। किसानों के लिए अपना उत्पाद बेचने के बंधन को दूर करने की दिशा में किसी ठोस कदम की घोषणा पहली बार इस कोरोना काल में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के तहत कृषि और कृषि संबंधी क्षेत्रों के लिए राहत की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से की गई। यहाँ पे मैं अस्वस्थ हूँ इस बात से कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के तहत कृषि और कृषि संबंधी चाहिए, तो पूरी तरह से गलत है भैया। 10 लाख पहले ही आपने आवंटन कर दिया था, जिसको अन्य योजनाओं में लगा दिया था, जिसके ऊपर कार्य चल रहा था अलॉटमेंट का। उसके बाद आपने 10 लाख फिर किया इस दुविधा भरी घड़ी में, जिसको आपने दोनों को 10 + 10 जोड़ के 20 कर दिया। और सर, आपको यहाँ पे ये जानकारी देनी चाहिए थी, ये 20 लाख आप ना कहते तो अच्छा होता, कि आपने स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कि किसानों के लिए, किसानों से संबंधित योजनाओं के लिए आपने कितना पैसा उनके प्रोक्योरमेंट के लगाया, उनके कृषि उत्थान के लिए लगाया, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगाया। अगर ये बातें यहाँ पर आप स्पष्ट करते हैं तो मैं सही में स्वस्थ होता, पर आपने 20 लाख पूरा जैसे लग रहा कि किसानों को ही दे दिए, तो यही सब गलत है। कृषि और कृषि संबंधी क्षेत्रों में ढांचागत सुधार ऋण के लिए 4 लाख करोड़ रुपए की सहायता राशि के अलावा सबसे महत्वपूर्ण सराहनीय बिंदु है आवश्यक वस्तु अधिनियम और APMC नियमों में बदलाव किए जाने का संकल्प। इससे किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने का रास्ता साफ हो जाएगा और उन्हें बिक्री और बाजार के वे विकल्प उपलब्ध होंगे जिनसे वे वंचित रहें। यह किसान के लिए दूसरी आज़ादी होगी जो कड़ी मेहनत कर देश का पेट भरते हैं। लंबे समय प्रतीक्षित इस परिवर्तन को नितांत सावधानी और जिम्मेदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। नए प्रावधानों की आड़ में फिर से किसानों का शोषण हो, ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए। ये संशोधन जल्द अमल में लाए जाने चाहिए। अधिक से अधिक खरीदारों को सीधे किसानों से उसके कृषि उत्पाद खरीदने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन सशक्त कृषि उत्पाद संगठनों के व्यापक तंत्र का विस्तार किया जाना भी ज़रूरी है ताकि किसानों की
मोल भाव करने की सामूहिक शक्ति बढ़े, वे मोल भाव करने में सक्षम हो और एक अकेले किसान के शोषण की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। किसानों की आमदनी बढ़ाने, कृषि में निजी निवेश बढ़ाने और ठेके पर खेती के लिए एक प्रभावी कानून बनाया जाना जरूरी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि किसानों द्वारा की गई 3,500 आत्महत्या की घटनाओं में से किसी भी किसान के पास डेयरी या मुर्गी पालन जैसा आमदनी का कोई अतिरिक्त स्रोत नहीं था। यदि ये चीज़ें जानकारी पढ़ने के बाद भी यदि आप सोए हुए हैं तो फिर क्या मतलब है। सोचिए, किसानों को भी एक विकल्प देना चाहिए। यदि आपकी फसलें बर्बाद हो जाएं, जिस तरह से देखते हैं तमाम तरह के डिजास्टर आपदा आते रहते हैं, कभी सूखे से संबंधित, कभी बाढ़ से संबंधित, कभी टिड्डियों का दल हमला कर देता है, कभी क्या हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों सरकार के द्वारा जो कुछ किसान हैं जिनके क्षेत्र ज़्यादातर ऐसे विशेष स्थानों पर आते हैं जहाँ पे बाढ़ की भी शंका रहती है, सूखे की शंका रहती है या फिर अन्य चीज़ें होती हैं, तो उनको एक विकल्प देना चाहिए कि आप इन चीज़ों को भी, जैसे मुर्गी पालन हुआ, सुअर पालन हुआ, बकरी पालन हुआ, उससे प्रोत्साहन के रूप में उन्हें देना चाहिए। पर बैंक के पास जब एक किसान जाता है ना, तो दोस्तों बैंक वाले किस प्रकार से मतलब गालियाँ दे के भगा देते हैं कि मैं तुम्हें क्यों दूँ, वाई शुड आई गिव यू अ लोन। तुम्हारे पास मॉर्गेज के लिए कोई कॉमर्शियल लैंड नहीं है, तुम्हें देने के लिए इंटरेस्ट, तुम मूलधन ही चुका दो, इंटरेस्ट क्या दोगे। और समय सीमा इतना कम दिया जाता है कि अब जाके कभी बैंक में दीजिएगा, देखिएगा। मैं चीज़ों को बहुत धरातल से देख रहा हूँ, चीज़ों को महसूस किया हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, जो गलत है उसका आप निंदा करिए, उसका विरोध करिए, शर्माइए मत, न डरिए, क्योंकि आपको कोई संस्था, कोई पार्टी खिला नहीं रही है। आपके बदौलत वो वहाँ पे इलेक्ट होकर बैठे हैं। पर यदि किसी प्रकार की गलती कर रहे हैं तो उनको याद दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप कोट करिए। किसानों की आमदनी के स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही पैकेज में पशुपालन, मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी सहायता दी गई है। मुझे 1977 याद आता है, जब राष्ट्र को खाद्यान्न की दृष्टि से एक ही क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। इससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ हुआ। समय आ गया कि हम अपने किसानों को विकल्प दें और यह निर्णय करने की छूट दें कि वे अपना लाभ देखते हुए देश में कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकें। कृषि विपणन कानूनों के संशोधन में और उसके बाद उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने में भी सभी हितधारकों को साथ लिया जाना आवश्यक है। तभी उनके उद्देश्यों को उनकी मूल भावना सहित प्राप्त किया जा सकेगा। कोरोना काल में बहुत से लोग घर से ही काम कर रहे हैं, लेकिन किसान के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। उसे खेतों में ही काम करना है। लॉकडाउन के बावजूद गेहूं, धान, दलहन आदि की बुआई, रोपाई पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई है। सोचिए, जब हमारे देश का किसान देश के जवानों के साथ मिलकर देश को बचाने का कार्य कर रहा है, तो ऐसे में हमारी सरकार और हमारी प्राथमिकता भी बनती है ऐसे लोगों को नमन करने की, पूजने की। मैं सही बताता हूँ मित्रों, जिस स्तर, जिस मेहनत, जिस लगन से किसान अनाजों में जान डाल देता है, उत्पादन में दिन रात लगा रहता है, पर जब उससे उसका एक्चुअल प्राइस भी नहीं मिलता है तो बहुत ही दुखी हो जाता है। उसके बाद चीज़ें चरमरा जाती हैं। यही वजह था कि कुछ लोग, जिन क्षेत्रों में तमाम तरह की समस्याएं पैदा हुई, जैसे कोई भी आपदा हो, बाढ़ हो, सूखा हो, कुछ भी हो, वो लोग क्या किए दोस्तों, गांव से शहरों की तरफ या अन्य देशों में पलायन कर गए। यही कारण था कि आज हमारे देश का जो कृषि है उसकी कमर टूट रही है। यदि सरकार इसमें एक बड़ा प्रोत्साहन और आर्थिक वृद्धि नहीं करती है तो चीज़ें और भी धराशायी हो सकती हैं। तो आप अपने माध्यम से ज़रूर बताइएगा, यदि आपको अवसर मिले कृषि से संबंधित कार्य करने की, तो आप कृषि के साथ साथ कौन सा विकल्प बेहतर समझेंगे। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, या फिर जो होता है गोट फार्मिंग। कुछ लोग होंगे जो सुअर पालन से यक करते हैं, ठीक है, पर इनका क्या है, बहुत बड़ा, एक देखा जाए ना तो बहुत बड़ा बिजनेस है। यदि आप अच्छे स्तर पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप विदेश में भी इस चीज़ को बेच सकते हैं। तो आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और इस लेख से या मुझसे संबंधित किसी प्रकार का ओपिनियन हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।